हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब के चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण, जिसका सेकेंड चैप्टर का कुछ भाग हम दूसरे वीडियो में कवर कर चुके हैं। आपको उस वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाना पड़ेगा। ये सीरीज आपको हिंदी मीडियम में मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सीरीज इन हिंदी मीडियम सेकेंड चैप्टर प्राणियों में पोषण। आज हम देखेंगे कि प्राणियों में पोषण में हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं और किस प्रकार से ये हमारे जो हमारा पोषण है वह हमारे शरीर पर किस प्रकार से होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। और स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा कि भोजन का जो पाचन होता है और किस प्रकार से होता है, आप इसको समझने के लिए हमारे पहले वाले वीडियो में जाना पड़ेगा आपको। ये पार्ट सेकंड है उस वीडियो का, तो उस वीडियो का पार्ट सेकंड होने के कारण इसमें उसके आगे कंटिन्यू किया गया है। इसके पहले आपने पढ़ा है दांतों के बारे में, भोजन के अंदर पाचन रस कौन कौन से कहाँ से निकलते हैं, भोजन को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया को समझा है, अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं इसकी परिभाषा को समझा है। इन सारी बातों के बारे में हमने उस वीडियो में चर्चा किया था। तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसको देखने के बाद देन ये वीडियो देखिएगा, तभी आपको चीज़ें आगे कंटिन्यू समझ में आएंगी। वरना बीच में अगर आप स्किप कर रहे हैं तो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। याद रखिए, अपने साथ पेन और कॉपी लेकर बैठिए। जो भी इम्पोर्टेंट मैं आपको बताती जाती हूँ उसको नोट डाउन करते जाइएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं कि आज हम पढ़ेंगे भोजन जो पाचन होता है भोजन का, उसका जो नल ग्रसिका से जो स्टार्ट होता है, मुख से स्टार्ट होता है। मुख में हम जो हमारे जो दांत होते हैं उस जटिल बड़े टुकड़े को छोटे छोटे सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। उसके बाद भोजन ग्रसिका नली के द्वारा अंदर आमाशय तक जाता है। ये सारी बातें हम उस वीडियो में सीख चुके थे। आज हम सीखेंगे कि भोजन नली यानी ग्रसिका निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। अब जैसे ही हमने मुंह से भोजन को लिया, यानी आप जो आपके स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है उसको अगर आप देखेंगे कि जो माउथ है, यानी आपको सभी को पता भी होगा कि हम भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं कहाँ से, मुख से। तो जैसे ही हम भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं मुख से, तो यह ग्रसिका द्वारा या ग्रास नली द्वारा नीचे जाता है। आपको चित्र में जो आपके सामने वीडियो चल रहा है उसमें दिख भी रहा होगा। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई ग्रसिका की भित्ति में संकुचन से भोजन नीचे की ओर खसकता है, यानी सरकता है। तो संकुचन की जो क्रिया होती है वह कहाँ होती है, तो वह ग्रसिका में ही होती है। याद रखिएगा, जो संकुचन की क्रिया होती है वह ग्रसिका में ही होती है। ग्रसिका कहाँ होती है, जैसे ही आप भोजन को मुंह से डालते हो तो आप देखोगे कि जब हम भोजन को निगलते हैं तो वह धीरे धीरे खिसक कर, ठीक है, धीरे धीरे खिसक कर कहाँ जाता है, आमाशय तक जाता है। तो वो खिसकने की जो क्रिया होती है वह अपने आप तो जाएगा नहीं, ठीक है, और कोई वहाँ पे स्लीपी जगह भी नहीं है, तो जो खिसकने की क्रिया होती है उसे संकुचन कहते हैं। तो भोजन संकुचन द्वारा ग्रसिका नली में नीचे की ओर जाता है, ठीक है, सरकता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। यानी जो हमारा संपूर्ण आहार नाल है उसमें संकुचन की क्रिया होती रहती है, तभी तो हमारा भोजन एक पार्ट से होते हुए अलग अलग पार्ट में अपना पाचन करते हुए आगे बढ़ता है। और जब पूरे भोजन का पाचन हो जाता है तो वह गुदा द्वारा मल के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। अब क्या है, तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कौन सी गति, संकुचन की गति, ठीक है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा हम उसे बाहर कर देते हैं या निकाल देते हैं। जब आप ध्यान दोगे, जब आप कभी कभी बहुत ज़्यादा खा लेते हो या तो कोई ऐसा भोजन खा लेते हो जो हमारे भोजन उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसे स्वीकार नहीं करता, तब आप ध्यान देना आपको वॉमिटिंग हो जाएगी या तो आप उल्टी कर दोगे। ठीक है,
और पूरा का पूरा भोजन वमन के द्वारा उसे हम बाहर निकाल देते हैं। ऐसी घटना याद कीजिए जब आप भोजन के बाद वामन किया हो, या इसके कारण विषय में सोचिए। याद करिए कि आपने ऐसा कब कब किया है, आपने कौन सी ऐसी चीज खा ली है जिसके कारण आपको ऐसा हुआ है। आप अपने अभिभावकों एवं अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई कि जो भोजन है पहले हम उसको मुख द्वारा अंतर ग्रहण करते हैं, देन उसके बाद भोजन को निगला जाता है। निगलने के बाद वह ग्रास नली या ग्रसिका द्वारा धीरे धीरे संकुचन की क्रिया द्वारा नीचे की ओर खसकता जाता है। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? आगे बढ़े। अब पहेली जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार बाहर आता है। अब एक पहेली लड़की है जो जानने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती है। वो जानना चाहती है कि संकुचन द्वारा भोजन अंदर तो चला जाता है, लेकिन जब हमें वॉमिटिंग या उल्टी आती है तो भोजन वापस बाहर कैसे आता है। इसका पता आप लोग को लगाना है और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि ऐसा क्यों होता है। कभी कभी आप जल्दी अब बात करते हैं आमाशय की। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे आकृति का होता है। आपके सामने स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है उसमें आपको आमाशय का फिगर दिख रहा होगा और उसमें आपके आमाशय की आकृति भी दिख रही होगी। तो जो आमाशय होता है वह थैलीनुमा संरचना होता है और यह जे आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग भी होता है। हमारे आहार नाल का सबसे चौड़ा जो भाग होता है वह आमाशय ही होता है। ठीक है, ग्रास नलिका के बाद यानी ग्रसिका के बाद जो भोजन जब आता है ग्रसिका के बाद तो वो आमाशय में आता है। यह एक और ग्रसिका से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। तो आपके सामने जो वीडियो चल रहा है स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि जो ऊपर की तरफ जो नली है वह ग्रसिका नली है और जो दूसरी तरफ नलिका है वह क्षुद्रांत यानी छोटी आंत है। ठीक है, समझ में आया आपको? आमाशय का आपको पूरा समझ में आया? कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि आमाशय किस प्रकार से दिखता है, किस आकृति का होता है, उसके ऊपरी भाग में कौन सी नली होती है, उसके निचले भाग में कौन सी नली होती है। समझ में आया आपको आमाशय के बारे में पूरी कहानी? तो स्टार्ट करते हैं। कभी कभी जब आप जल्दी खाते हैं, अब पहेली का क्वेश्चन था कि जब वो जानना चाहती है कि भोजन संकुचन द्वारा तो अंदर चला जाता है लेकिन बाहर वमन के टाइम कैसे आता है। कभी कभी जब आप जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। ठीक है, ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है कि वो बहुत जल्दी खाते हैं और उनके साथ ऐसा भोजन अटकने जैसा सिचुएशन हो जाता है। तो आप लोग आराम से खाया करिए, भोजन को चबा चबा के खाया करिए, तो ही आपको उसके सारे पोषक तत्व का लाभ मिल पाएगा। ठीक है, यह हिचकी या घुटन सा महसूस होता है। यह खाद्य कणों में श्वसन नली में प्रवेश करने के कारण होता है। यह खाद्य कणों के श्वसन नली में प्रवेश करने के कारण होता है। यानी जब आप जल्दी खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाता है और जो हम खाते हैं वह श्वसन नली की तरफ प्रवेश करने लगता है, तभी हमें हिचकी आने लगती है। ठीक है, तब हमें हिचकी आने लगती है, घुटन सी महसूस होने लगती है, अटक जाता है या फिर खांसी उठ जाती है। ठीक है, श्वास नली नसिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। अब जो श्वास नली होती है वो क्या करती है, श्वास नली के बारे में हम दूसरे चैप्टर्स में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना जानिए कि जो श्वास नली होती है यानी जो हम श्वसन करते हैं, श्वसन कैसे करते हैं, श्वास नली नसिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। श्वास नली नसिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है ना? कमेंट सेक्शन में यस लिखकर मुझे आप बताइए कि आपको कितना समझ में आता है इस वीडियो के द्वारा। श्वास नली नसिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। ठीक है, हमने नाक से सांस लिया, वह जो बीच में नसिका नली होती है वह गले में भी होती है और गले में ही ग्रसिका नली भी होती है। जब हम जल्दी खाते हैं तो यही ग्रसिका हम कंफ्यूज हो जाती है और जो भोजन के कण होते हैं वो श्वसन नली में
प्रवेश करने लगता है, जिसके कारण हमें हिचकी आने लगती है, हमें खांसी आने लगती है, बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से फिर किसी प्रकार रोका जाता है। भोजन निगलने के समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है। अब जो दो नलियां होती हैं, एक ग्रसिका नली होती है, एक श्वास नली होती है। श्वास नली और ग्रसिका नली के बीच में एक वाल्व जैसी संरचना होती है जो मांसपेशियों की बनी होती है। ये वाल्व क्या करता है, जब आप भोजन करते हो तो आपके भोजन को ग्रसिका में प्रवेश कराता है और वाल्व जो होता है वह श्वसन नली को ढक लेता है, और जब आप श्वसन लेते हो तो यह ग्रसिका को ढक लेता है और आपके फेफड़ों तक श्वसन पहुंचाता है। लेकिन जब आप जल्दी जल्दी भोजन करोगे तो यही वाल्व कंफ्यूज हो जाता है और इसे समझ नहीं आता, क्योंकि आप बहुत जल्दी में रहते हो और वाल्व तो कोई इंटेलिजेंस है नहीं उसके पास, तो वो भी एक मशीनरी जैसे काम करता है। तो वाल्व क्या करता है, वो कंफ्यूज हो जाता है और आपके जो भोजन के खाद्य पदार्थों के कण होते हैं वह श्वसन नली में जाने लगते हैं। यानी जो काम होता है मेन, वो वहां पर वाल्व का काम होता है। ठीक है, जो श्वसन नली को ढक लेती तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वसन नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होने लगता है, खांसी आती है, हिचकी आती है। तो समझ में आया आपको कि जब आप जल्दी जल्दी भोजन करते हो तो आपको खांसी या घुटन या हिचकी ये सब क्यों आता है, ये सब क्यों होता है? क्योंकि आप इतनी जल्दी में रहते हो कि आप जो वहाँ ग्रसिका और श्वास नली के बीच वाल्व होता है उसको भी कंफ्यूज कर देते हो, वो भी अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाता है, जिसके कारण आपको घुटन, हिचकी और खांसी आने लगती है। बात समझ में आई इतनी? कैसा लग रहा है आपको वीडियो? जल्दी जल्दी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देन उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा होगा वो आमाशय का था। आपको आमाशय की आकृति के बारे में मुझे नहीं लगता कभी कंफ्यूजन होना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे कि वो जे आकृति का है, एक तरफ ग्रसिका होती है और दूसरी तरफ छोटी आंत की नली होती है। इतनी चीज क्लियर हुई, रिवीजन कर लिया हमने क्विक से। अब आगे बढ़ते हैं। आमाशय का आंतरिक स्तर सतह श्लेष्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। अब हमने देखा था पिछले वाले जो वीडियो चल रहा है इसमें कि आमाशय की जो भित्ति होती है उसमें मोटी आंतरिक स्तर श्लेष्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करती है। जो आमाशय की जो अंदर की सतह होती है वो क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचक रस स्रावित करती है। ठीक है, क्या क्या स्रावित करती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल याद रखिएगा, क्षार की बात नहीं हो रही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचक रस स्रावित करती है। श्लेष्म आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अब जो श्लेष्मल होता है वह क्या करता है? आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। अब हम जो भोजन करते हैं हमें नहीं पता होता है कि उसमें कितने सारे बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन हमारे आमाशय को पता है। हमारे आमाशय को पता है कि हम बाहर का भी खाना खा लेते हैं, कहीं भी कुछ भी किसी ने ऑफर कर दिया हम खा लेते हैं। तो हमारे जब आमाशय को पता है कि हम कुछ भी खा लेते हैं तो हमारे आमाशय में जो अम्ल होते हैं वह इन्हीं बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। हमारे आमाशय के जो अम्ल होते हैं वह इन्हीं बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। ठीक है, जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है। साथ ही यह जो भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं उसे अम्लीय भी बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। जिससे क्या होता है, जो पाचक रस होते हैं उनको कार्य करने में सहायता मिलती है। पाचक रस, जठर रस, पाचक रस को हम जठर रस भी कहते हैं, याद रखिएगा। मैं आपको बोली थी इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि आप अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, तो आप सभी लोग मेरे ख्याल से लेकर बैठे होंगे, तो आप कुछ चीजें नोट डाउन करते जाइएगा। जैसे कि आमाशय के आंतरिक जो स्तर होते हैं वह कुछ पाचक रसों को स्रावित करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। दूसरा पॉइंट है कि पाचक रस को हम जठर रस भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वह भोजन के साथ गए हुए जीवाणुओं को मारता है। ठीक है, और
थर्ड पॉइंट कि जो पाचक रस है यानी जठर रस है, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है, सरल पदार्थों में विघटित करता है यानी तोड़ता है। तो आपको इतनी चीजें समझ में आई, आप पॉइंट्स को नोट डाउन करिएगा कि पाचक रस यानी जो हम प्रोटीन के रूप में, जैसा कि हमने पनीर खाया, अब पनीर खा लिया तो पाचक रस क्या करेगा, वो हमारे शरीर में जब प्रोटीन अंदर जाता है, अंतर ग्रहण करते हैं हम प्रोटीन का, गलचिका द्वारा वो आमाशय में पहुंचता है, तो जठर रस क्या करेगा, पाचक रस, कि प्रोटीन के सरल पदार्थों को विघटित, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करेगा ताकि वो प्रोटीन हमारे पूरे बॉडी में ब्लड के द्वारा पहुंच सके। अब बात करते हैं क्षुद्रांत की। आमाशय के बाद आता है क्षुद्रांत। तो एक क्रम है, पहले आएगा मुख, फिर ग्रास नलिका या ग्रसिका, उसके बाद आएगा आमाशय और उसके बाद आएगा क्षुद्रांत। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली होती है। क्षुद्रांत यानी यहाँ पे छोटी आंत की बात हो रही है, नोट करते लीजिएगा। क्षुद्रांत मीन्स होता है छोटी नली। यह कितनी मीटर लंबी होती है, 7.5 मीटर लंबी होती है, अत्यधिक कुंडलित भाग होती है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्रावण प्राप्त करती है। यह क्या करती है, यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति में भी कुछ रस स्रावित होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा जो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है, उसका जो पाचन होता है वो हमारे शरीर में उपस्थित पाचक रसों के द्वारा ही होता है। हर एक अंग में अलग अलग पाचक रस होते हैं जो अपने घटकों का पाचक करते जाते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि आमाशय में पाचक रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित हो रहा है, और इसी प्रकार जो छोटी आंत है वहां पर भी अपने रस स्रावित होते हैं भोजन को पचाने के लिए। इतनी बात समझ में आई। एक बार फिर से बताती हूँ मैं क्षुद्रांत के बारे में। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली होती है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्रावण प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति में भी कुछ स्रावित होते हैं। समझ में आया। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। अब आप देखिएगा आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है, आमाशय के बाद जो छोटी आंत आती है, छोटी आंत में आपको यकृत मिलेगा, यानी लीवर के बारे में पढ़ना है कि यकृत लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी यानी दाएं तरफ और अवस्थित रहती है। तो यकृत कहाँ रहता है, उदर के ऊपरी तरफ दाहिनी ओर उपस्थित रहती है। ठीक है, यकृत कहाँ रहेगा आपके ऊपर, आपके बॉडी में यकृत कहाँ पर पोजीशन है यकृत की, तो यकृत उदर के यानी पेट के ऊपरी भाग में दाहिने तरफ अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो नोट डाउन करिए कि यकृत शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के दाहिने तरफ स्थित होती है। यह पित्त रस का स्रावित करती है। यकृत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है पित्त रस का। पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। तो ये पित्त रस कहाँ पर होता है, तो पित्त रस यकृत में होता है जो एक थैली में संग्रहित होता है, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पित्त रस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी हम वसा वाली चीजें खाते हैं उनका पाचन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि अक्सर लोगों को पित्ताशय में पथरी का प्रॉब्लम होता है, यानी स्टोन का प्रॉब्लम होता है, तो उनकी पित्ताशय को निकालना पड़ता है। और जिन व्यक्तियों की पित्ताशय को ऑपरेशन के दौरान निकाल दिया जाता है, उसके बाद उनका जब बॉडी रिकवर होती है, देन उसके बाद जब वो वसा की कोई भी चीज ग्रहण करते हैं तो उनके बॉडी में वसा का पाचन नहीं हो पाता। इसलिए डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं कि जिन लोगों की स्टोन के कारण पित्ताशय को निकाल दिया गया है, वह लोग मसाला और तेल की चीजें कम खाएं, क्योंकि उनके अंदर वसा के पाचन की क्रिया नहीं हो पाती है। समझ में आया आपको।
तो ध्यान रखिएगा, पित्त रस कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। यकृत में पित्त रस होता है। यह थैलीनुमा संरचना होती है। जहाँ पर यह पित्त रस बनता है उसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है। अब अग्नाशय की बात करते हैं। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अभी हमने आमाशय देखा था। आमाशय के ठीक नीचे अग्नाशय होता है। अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन पर क्रिया करते हैं। जो अग्नाशयी रस होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करते हैं। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। आंशिक रूप से पचा भोजन जब क्षुद्रांश के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत रस का पाचन क्रिया को महत्वपूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, एक बार फिर से रीडिंग करते हैं कि क्या होता है। अग्नाशय के बारे में बात करते हैं। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय जो है वो हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है जो आमाशय के ठीक नीचे लोकेट यानी उपस्थित होती है, निस्थित होती है। अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन का पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन जब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत रस का पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल में ग्लिसरॉल तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। जो वसा होती है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाती है और जो प्रोटीन होता है वह अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। तो नोट डाउन करिए आप लोग सभी लोग कि कार्बोहाइड्रेट एरो शर्करा और ग्लूकोज, ठीक है, वसा इक्वल टू वसा प्लस ग्लिसरॉल, प्रोटीन इक्वल टू एमिनो अम्ल। तो ये थे उसके परिवर्तित नाम थे। कार्बोहाइड्रेट शर्करा में बदलती है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलती है, प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, समझ में आया आपको यकृत और अग्नाशय के बारे में? अच्छे से समझ में आया? मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे किस पॉइंट पर कौन से टॉपिक पर कौन सी चीज समझ नहीं आई है, मैं उसको आपको फिर से रिपीट कर दूंगी। जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही पूरी सीरीज आपको एनसीईआरटी की मिलने वाली है और एनसीईआरटी की पूरी सीरीज आपको 6 से 12 तक हम कंप्लीट कराने वाले हैं। तो अब आपको एनसीईआरटी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी एनसीईआरटी सीरीज इस चैनल पर मिलने वाली है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर लो। अब बात करते हैं आगे। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। सन 1822 में एलिकस सेंट मार्टिन नामक एक व्यक्ति गोली खाने के कारण बुरी तरह घायल हुआ। गोली से वक्ष ग्रसित हो गया था आमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका। उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमॉन्ट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। तो आप सोचिए, एक दुर्लभ घटना हुई। ठीक है, क्या हुआ था कि उसमें एक सैनिक को गोली लगी। कब की बात है ये? 1822 की। उनको एक सैनिक को डॉक्टर के पास ले जाया गया, गोली लगी थी तो आमाशय में एक छिद्र हो गया था। आमाशय हमने देखा ना अभी कहाँ पर स्थित किस आकृति का होता है, तो उसी आमाशय में उनको गोली लगी। अब डॉक्टर ने बाकी चीजें तो ठीक कर दी, लेकिन जो आमाशय में गोली लगी थी वहां पर एक छिद्र जैसा हो गया। अब डॉक्टर को एक हैरान करने वाली चीज पता चली कि हम उस छिद्र से झांक सकते हैं। तो डॉक्टर ने क्या किया देखते हैं।
ब्यूमॉन्ट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक प्रेक्षण किए। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। तो ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट एक गलती से हुआ, लेकिन बहुत काम का एक्सीडेंट था कि हमें आमाशय के अंदर झांकने का उस वैज्ञानिक को अवसर मिला, चिकित्सक को अवसर मिला, और चिकित्सक को एक हैरान करने वाली बात पता चली कि आमाशय का छिद्र छोटी आंत के लिए तभी खुलता है जब आमाशय में उस भोजन का पाचन पूर्ण रूप से हो जाता है। देन उसके बाद वो अपना काम छोड़कर छोटी आंत को सौंप देता है और छोटी आंत अपना काम करने लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको सारी चीजें क्लियर हो रही है ना? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अब क्षुद्रांत में अवशोषण। अब क्या होता है? क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में अवशोषण किस प्रकार होता है? पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अब जो क्षुद्रांत होता है, आपको स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है उसमें आपको दिख रहा होगा, आमाशय के बाद जो नली गई है वह छोटी आंत यानी क्षुद्रांत है। अब जब आमाशय के बाद पूरा भोजन पच गया, उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? क्षुद्रांत में जाता है। तो पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। आपसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अवशोषण किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति से रुधिर वाहिकाओं में चले जाना, और इस प्रक्रम को हम अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत के आंतरिक भित्ति पर उंगली के नुमा समान उभरी हुई संरचना होती है जिन्हें दीर्घ रोम या रसांकुर कहते हैं। ठीक है, तथा क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घ रोम की आंत में क्या भूमिका है? समझते हैं अनुमान क्यों लगाना, पढ़ रहे हैं तो सारी चीजों को समझेंगे। दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जल फैला रहता है। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनको उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता, वह बृहदांत यानी बड़ी आंत को दे दिया जाता है। तो पूरे जो छोटी आंत में जो पाचन का जो क्रिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या क्या होता है कि छोटी आंत के आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना पाई जाती है, जिसे हम दीर्घ रोम या रसांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ रोम या रसांकुर कहते हैं। दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जल फैला रहता है। तो प्रत्येक जो दीर्घ रोम है उसमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जल फैला रहता है। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। दीर्घ रोम के जो क्षेत्र होता है, दीर्घ रोम की जो आंत में सूक्ष्म रुधिर कणिकाओं होता है उसमें जल फैला रहता है और इसकी सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। किस प्रक्रम को? कि अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों के बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। सभी लोग ध्यान से पढ़ रहे हो ना? इस प्रक्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है।
तो कोशिकाओं में उपस्थित जो ग्लूकोज होता है उसका विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता वह छोटी आंत उसको बड़ी आंत में भेज देती है। तो बात इतनी सी थी, आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब आते हैं बड़ी आंत की तरफ में। बड़ी आंत में क्या होता है, देखिए किस प्रकार से आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचा और छोटी आंत में पूरा पाचन होने के बाद वह बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में छोटी होती है, ठीक है। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में छोटी होती है, यानी जिसका नाम है छोटी वह बड़ी होगी, जिसका नाम है बड़ी वह छोटी होगी। जिसका नाम है छोटी वो बड़ी होगी, जिसका नाम है बड़ी वह छोटी होगी। समझ में आई बात? फिर से एक बार बोलूं क्या, कि छोटी आंत बड़ी होती है और बड़ी आंत छोटी होती है। बड़ी आंत के बारे में बात करते हैं। बृहदान्त्र जिसको बोलते हैं, यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। तो बड़ी आंत में किन चीजों का पाचन होता है, अवशोषण होता है? तो सिर्फ कुछ लवणों और खनिजों और जल का अवशोषण होता है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समझ में आई बात? समझ में आ रहा है आपको? सारी चीजें क्लियर दिख रही है ना आपको स्क्रीन पर? आपको जो वीडियो चल रहा है इसीलिए मैं आपको सारी चीजें वीडियो पे समझाती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। किस प्रकार से देखिए, भोजन आमाशय के बाद छोटी आंत में गया, छोटी आंत के बाद यह बड़ी आंत में जाएगा और उसके बाद मल के द्वारा, गुदा के द्वारा मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर हो जाएगा। तो ये थी बड़ी आंत की कहानी। बड़ी आंत में क्या होता है, यह बड़ी आंत छोटी होती है, छोटी आंत के अकॉर्डिंग 1.5 मीटर लंबी ही होती है। इसका मुख्य कार्य कुछ लवणों और जलों का अवशोषण करना होता है और अपचित पदार्थ को मलाशय के रूप में बाहर निकालना होता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है और इसे निष्कासन कहते हैं। यानी निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निष्कासन कहते हैं। निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निष्कासन कहते हैं। तो आपको सारी चीजें समझ में आई। हमारे मुख से भोजन लेने से मल के रूप में निष्कासित होने तक पूरा जो पाचन है आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि जब हम भोजन करते हैं तो उसका पाचन किस प्रकार से होता है। इन सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स पर शेयर जरूर करिएगा ताकि उनको भी ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। आपके छोटे भाई बहनों को ये वीडियो जरूर दिखाइएगा, उनको कोई भी डाउट रहे, क्योंकि अक्सर हम बुक्स में सिर्फ पढ़ते हैं और उसको प्रैक्टिकली नहीं देख पाते। लेकिन आज हम इस वीडियो के द्वारा पूरी चीजें अच्छे से समझें, किस प्रकार से हमारे शरीर में पूरे भोजन का पाचन होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मैं जब भी आपको पास नया वीडियो आए आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो, पढ़ते रहिए, वीडियो को रिवाइज करिएगा। इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, उस पार्ट को देखना भूलिएगा नहीं, वरना आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए।